अब देखेंगे ट्रेड यूनियन और एवं साम्यवादी दल। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी बीपी भाटिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय थे एम.एन. रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था हुआ था साम्यवादी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था हुआ था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का प्रथम समय था 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रथम क्रांतिकारी समय था 26 से 39। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया एम.एन. रॉय ने। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी आरडीपी की स्थापना किया था एम.एन. रॉय ने। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला चैप्टर है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया हुआ है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अगला है रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का प्रयोग करने का प्रयास किया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समानतः बोला जाता है बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी रॉलेट एक्ट का कानून बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में हुआ था कत्लेआम ये, और 13 अप्रैल 1919 को लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। 30 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना अलंकार भारत सरकार को लौटा दिया था जलियांवाला बाग कांड के विरोध में, और नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था शंकर नायर ने। शंकर नायर जो थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन, घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर सत्यपाल थे उनको बंदी बनाया गया, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। एक और हंटर कमीशन है, वो किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए था। लेकिन ये जो हंटर आयोग है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाया गया था। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार वो डायर को मार डाला था किसने? उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को।
कांग्रेस जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जघन्य जो हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग, उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या का नाम से विशेषीकृत किया, जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या का नाम दिया गया मॉन्टेग्यू के द्वारा। और वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी, वो था द रॉलेट एक्ट। अगला है टॉपिक खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था शौकत अली मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। इसी कारण गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन किया। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो वर्षों बाद पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, वो महात्मा गांधी का ये अवधारणा था कि खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमानों की एकता का एक अवसर है। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हाकिम अजमल खान ने। हाकिम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का जो खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का समर्थन लेकर और उन्हें एक तरह से एक अवसर के रूप में गांधी जी जो देख रहे थे, तो उसे मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहकर उनकी आलोचना की थी कि ये मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद और एवं M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की आलोचना की थी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद। अगला कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह ही थी कहाँ? इलाहाबाद में। खिलाफत कमेटी की सभा 1920 में हुई थी जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था। वो सभा हुई थी इलाहाबाद में। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा नहीं पाए, एचिंसन के इस कथन का संबंध किस घटना से है? तो वो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। वर्ष 1921 में मुफला जो आंदोलन हुआ था, एक शाखा थी किसकी? खिलाफत आंदोलन की। अब है अगला टॉपिक असहयोग आंदोलन। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की भी योजना थी। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। असहयोग आंदोलन से क्या क्या हुआ? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी?
तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके तो बाल गंगाधर तिलक। राहुल संस्कृतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, कहाँ? छपरा में। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में, गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा स्थित है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरा चौरी घटना के बाद। असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरा चौरी घटना के बाद। चौरी चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, यह समाप्त हुआ 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। डॉक्टर मुंजे जो हैं 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया एवं गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। ये क्रम था। गांधी जी की गिरफ्तारी लास्ट में होती है जब असहयोग आंदोलन का स्थगन हो जाता है। घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो चौरी चौरा कांड हुआ, बारदोली प्रस्ताव हुआ, असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। फिर से मैं बोलता हूँ, घटनाओं का सही क्रम क्या है? चौरी चौरा कांड हुआ, बारदोली प्रस्ताव हुआ और असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहयोग आंदोलन के दौरान क्या स्थापित किया गया था? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया असहयोग आंदोलन के समय स्थापित किया गया था। 1921-22 में के सहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। सही सुमिलित करना है तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। पार्लियामेंट 1909 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। फिर से सुमिलित करना है तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। अगला देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये कथन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण क्या है? इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ये कारण सही नहीं है। हाँ, असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया, ये सही है। इस स्थगन का CR दास मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, ये भी सही है, लेकिन कारण जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। स्वराज पार्टी का गठन अब देखेंगे जो हुआ था 1923 ईस्वी में। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई? तो गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन का वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये स्वराज पार्टी का लक्ष्य था। कि अगला है स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था CR दास ने। CR दास जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग दिया था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगार, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, C राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था। कौन? तो C राजगोपालाचारी स्वराज पार्टी में नहीं थे। फिर से इसको पढ़ता हूँ। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, ये सही है। श्रीनिवास अयंगार, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल ये भी स्वराज दल से संबंधित थे, लेकिन C राजगोपालाचारी स्वराज दल में नहीं थे। ये इन्हें परिवर्तनकारी कहा गया। किन्हें? जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की, जो उन्हें परिवर्तनकारी कहा गया। और इसमें नाम आता है मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगार, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल का। अगला है
मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन.सी. केलकर, राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, सी आर दास थे, एन.सी. केलकर थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एन.सी. केलकर जुड़े हुए थे। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस जो सूत्र का घोषणा किया था वो सी आर दास ने किया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया। किसका? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। फिर से पढ़ता हूँ इसे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ दिया और क्या गठन किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी, इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी, ILFP। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। वह राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1925 में, विट्ठल भाई पटेल। अगला है साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे देखेंगे। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। 1927 में नियुक्त किया गया साइमन कमीशन और भारत आया 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया वो उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधारों पर विचार करना, प्रशासनिक सुधारों पर विचार करना। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, सर जॉन साइमन, जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। अब है कथन और कारण। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया, सही बात है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है। और इस तरह से दोनों कथन और कारण सही है। अगला देखेंगे। साइमन कमीशन के संबंध में सही है क्या? उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी, ये सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है। इस तरह से चारों स्टेटमेंट ही सही है साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, ये भी सही है। साइमन कमीशन की सिफारिश में क्या था कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में, लाठीचार्ज हुआ था उसमें। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई लाला लाजपत राय को। अब कथन और कारण दिया हुआ है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, ये सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये भी सही है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर स्प्रू, जयकर और जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने। तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई। नेहरू रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की गई थी कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र एवं संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नेहरू रिपोर्ट में था कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया जाए और भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए। अगला है वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन से संबंध कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जिसमें 4 लिखा रहेगा, इंडिपेंडेंस फॉर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो जिसमें 4 लिखा रहेगा वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इसका गठन किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया, इसका विषय क्या था? तो ये खाली स्थान भरना था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की एक कमेटी तैयार की थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक संस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, तो 14 सूत्री प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा था। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्थापित हुई थी। अगला चैप्टर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अर्थात पूर्ण स्वराज 1929। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। ये कहा था मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी का ये हसरत था, ये उम्मीद किए हुए थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है ये प्रस्तावित किया उन्होंने, हसरत मोहानी ने, कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। इनकी यही हसरत थी कि जो स्वराज होना चाहिए वो विदेशी नियंत्रण से मुक्त और संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा हसरत मोहानी ने। संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? हसरत मोहानी ने। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की, लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा। फिर से पढ़ता हूँ इसे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। तो 1929 का जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, उसमें 3 चीज़ निकल कर आई। भारत की विदेश नीति की घोषणा हुई, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य निर्धारित किया गया और सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी शुरू की गई। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन। कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया लाहौर सत्र में। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की साबरमती से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च शुरू किया गया नमक कानून तोड़ने हेतु। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी रिबन समझौता में सबसे पहले घटित हुआ कौन सा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का आगमन पहले हुआ। उसके बाद देखें गांधी रिबन समझौता है, दांडी मार्च है, भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण क्या है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। ये गलत स्टेटमेंट है। गांधी जी नमक आंदोलन तो 1930 में चलाए थे, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि गरीबों को नमक मुफ्त में मिले, बल्कि ये था कि इस पे जो टैक्स लगता है वो ख़त्म हो। आगे क्वेश्चन देखेंगे। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ।
साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई। दांडी यात्रा से संबंधित ये पूरा सत्य है कि ये पैदल यात्रा था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी में संपन्न हुआ, और ये पूरा 24 दिन का यात्रा हुआ। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे कहाँ? यरबदा जेल में। यरबदा जेल में थे। धरसना नमक गोदाम पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धावा हुआ था तो यरबदा जेल में थे गांधी जी उस समय। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उनका नाम था वेब मिलर। ये जो थे दांडी मार्च में मिले, इस तरह से याद कीजिए। वेब मिलर दांडी मार्च के समय में साबरमती आश्रम में ठहराए थे गांधी जी उनको, विदेशी पत्रकार थे वेब मिलर। वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। किसने? श्री राजगोपालाचारी ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अगला है लाल कुर्ती दल संगठित किया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी थी पटना की। अगला देखेंगे गांधी इरविन समझौता। अगला जो टॉपिक है गांधी इरविन समझौता है। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता किस लिए हुआ था मुख्य रूप से? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अगला है 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर स्प्रू ने। तेज बहादुर स्प्रू ने गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौता के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था गांधी के लिए। अगला टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कराची अधिवेशन का सभापतित्व किए थे वल्लभ भाई पटेल और जो मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर जो संकल्प प्रारूपित किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का प्रकाष्ठा माना। किसने? एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता एवं सम्मान का प्रकाष्ठा माना। कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को। अगला देखते हैं भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो गांधी इरविन समझौता पहले हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ, भगत सिंह को फांसी हुई, तो ये माना गया कि भगत सिंह की फांसी को रुकवा नहीं पाए गांधी इरविन समझौता जब हुआ उस समय। और जब गांधी जी जा रहे थे कराची अधिवेशन में तो उनको काला झंडा दिखाया गया। तो गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन से ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का रास्ता भी निकल कर आया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे लास्ट में होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो गांधी इरविन समझौता,
राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सेम चीज़ है ये। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और पूना समझौता, सेम क्वेश्चन है। आगे देखेंगे गोलमेज सम्मेलन। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तो मौलाना मोहम्मद अली जो थे लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है कि यह 1930 में आयोजित हुई। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। केटी पॉल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय तीनों ही थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। अगला देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ये कथन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, गलत है। ये गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। क्या स्टेटमेंट है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ये सही है। गांधी इरविन समझौता से ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की ये बात की गई थी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। अगला देखेंगे कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो ये किंग्सवे हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बे से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपुताना। SS राजपुताना नाम था जो गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन, उस जहाज़ का नाम। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से, मतलब उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, उस भारतीय का नाम बताया जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। BR अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अगला देखेंगे, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में हुई। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसके बारे में बात की गई कि ये एक ही सम्मेलन था जो 3 सत्र में संपन्न हुआ। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1932 में हुआ था वो तीसरा था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931 और 1932। सही कथन क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, ये सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वो भी गांधी जी के नेतृत्व में, जो पूरी तरह से असफल हुआ। अगला देखेंगे जो टॉपिक है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी मुसलमान, सिख और अनुसूचित जातियों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया कम्युनल अवार्ड के समय। महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी, कितना? 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 दिया गया था और पूना पैक्ट में 147 दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी, 71 और 147। अगला देखेंगे, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। अगला है क्वेश्चन कथन और कारण का। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, ये सही स्टेटमेंट है।
कारण क्या है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सीट के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये सही है। और इस तरह से पुनः पैक्ट हुआ था क्योंकि SC/STs के लिए संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पूना पैक्ट या पूना समझौता। अगला देखेंगे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता हुआ कब? 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये जो पूना पैक्ट हुआ था, एक तरफ तो अम्बेडकर ने साइन किया था, दूसरी तरफ गांधी जी के समर्थकों ने साइन किया था। उस समर्थक में कौन थे वो आगे देखने को मिलेगा, इसमें देखेंगे। उसमें मदन मोहन मालवीय थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया पूना समझौता हुआ था। BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी तथा मोहनदास करमचंद गांधी में से 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? तो BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय एवं श्री राजगोपालाचारी ने। BR अम्बेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय एवं श्री राजगोपालाचारी ने साइन किए थे। पूना पैक्ट 1932 के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। पूना पैक्ट 1932 के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हो गया, इसका अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष GD बिरला। सेम क्वेश्चन है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का ही नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हो गया जिसके प्रथम अध्यक्ष थे GD बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि हरिजन सेवक संघ और अखिल भारतीय हरिजन संघ। तो जो अखिल भारतीय है, देखिए गांधी जी तो पूरे भारतीय जो लोग थे, हरिजन थे, जो भारतीय हरिजन लोग पूरे भारत में, उनके संघ की बात कर रहे हैं, और अखिल भारतीय कल्याण की बात कर रहे हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए। जो अखिल लिखा रहेगा उसमें गांधी जी हैं, और सिंपल हरिजन सेवक संघ में जो प्रथम अध्यक्ष थे वो GD बिरला थे, और अखिल भारतीय हरिजन संघ महात्मा गांधी थे। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था BR अम्बेडकर ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था BR अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन स्तर नहीं उठाते, ये बोला था डॉक्टर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। अगला टॉपिक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में। MN राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पटमंटानु पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल का मुख्य नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव से एक समाजवादी नेता थे। 1934 के पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 मनाया गया। जयप्रकाश नारायण कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। सही कथन क्या है? तो 1936 में हस्ताक्षरित बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। ठीक है, अगला को देखेंगे। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 1937 के चुनाव में पंजाब में। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। कहाँ? बंगाल में। बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया कांग्रेस ने। बम्बई, असम, उड़ीसा, बिहार में हुआ प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। असम में, बंगाल और पंजाब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत
बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या कितनी थी, तो 5 थे। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना मध्य प्रांत और उड़ीसा में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। अगला देखते हैं वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। बिहार, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार बनी। बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। पंजाब में गठन नहीं हो पाया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना 6 प्रांतों में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना 6 प्रांतों में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 28 महीना। 1937 में जो सरकार गठित हुई वो टोटल 28 महीने चली। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कब? 1939 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 ईस्वी में। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई जो कार्यकारिणी कमेटी थी 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया। रफ़ी अहमद की दुबई को वित्त विभाग सौंपा गया। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट का सही कालक्रम क्या है? तो यह पीरपुर रिपोर्ट पहला, दूसरा शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सिफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये तीनों सीरीज में है। क्या? पीरपुर, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सिफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। अगला है टॉपिक कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा। अगला है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह कहाँ है? तो हरिपुरा गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी जबलपुर में है, मध्य प्रदेश त्रिपुरी। और हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सितार मियाँ को पराजित किया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पटाभी को हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिसे गांधी जी ने अपनी हार माना था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए कौन? राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए राजेंद्र प्रसाद। अगला है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समझ झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था वह था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता, ये सुभाष चंद्र बोस थे। आगे टॉपिक देखेंगे देशी रियासत। 1927 की बैटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 में। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय आधिकारिक हुआ 1947 ईस्वी में। भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय हुआ 1947 ईस्वी में। राज्यों के विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था वो थे सरदार पटेल। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में सब विलय हुए या विलंबित किया इन्होंने। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में। सरदार पटेल के अथक प्रयास के बाद ये 3 शामिल हो पाए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का मुद्दा पेचीदा हो गया जो अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कब? 16 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 16 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी वो था पंजाब ने। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी पंजाब ने। देशी राज्यों में से यथावत स्टैंड स्टिल
समझौते का पक्षधर कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद स्टैंड स्टील पक्ष का स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था, यथावत स्थिति बनाए रखना चाहता था वो। द्वितीय विश्व युद्ध, अगला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ये देखिए कथन और कारण है, दो स्टेटमेंट है। कथन में दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, तो सहयोग तो प्रदान नहीं किया था, बिल्कुल नहीं प्रदान किया गया था सहयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में सहयोग प्रदान किया गया था और गांधी जी उसमें काफ़ी एक्टिव थे और उन्हें सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान नहीं किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कारण, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। यह स्टेटमेंट ही गलत है दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1939 ईस्वी में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। 1939 में तो त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। कारण क्या है? कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। यह भी स्टेटमेंट सही है कि कांग्रेस जो है द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के